जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा ठीक है, पूछो। आई हैव टू मतलब लेक्चर्स हैं हमारे, तो पहले जो है वो बोर्ड्स वाले टॉपिक में से इफ यू हैव एनी इशू गो अहेड एंड आस्क। यस सर, इसमें कंफ्यूजन थी। जी बेटा। इसमें जो एफ बी है ना सर, हमारा इनिशियल लोड, इसमें फॉर्मूला है के बी प्लस एफ आई, सी पी प्लस एफ आई। एक मिनट, गो फॉरवर्ड। एक मिनट, चला गया। हम लोगों का जो वो वाला फॉर्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो प्रीलोड वाला आ गया। देन आई फ्रॉम हियर दिस वन। क्या कह रहे हैं आप इसमें? सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो एग्जाम्पल 8.3 है उसमें ये फॉर्मूला है सी पी प्लस एफ आई, यही प्री लोड का। लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आया, ये न्यूमेरिकल इससे पहले और ये फॉर्मूला आपने बाद में एक्सप्लेन किया, तो पहले ये चीज़ क्यों लगी? नहीं 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 नहीं, ये डिफरेंट है बेटा। this numerical is not dealing with कि कितना प्रीलोड होना चाहिए। द सेकंड वन जो हम आगे पढ़ रहे हैं ना, वो हम पढ़ रहे हैं कि प्रीलोड की क्या वैल्यू होनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले सिर्फ आप रेशो निकालना चाह रहे हैं जो कि आप का लोड बेयर कर रहा है आपका बोर्ड। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन के अंदर इट्स इस सी दिस कि इसके अंदर क्या किया हुआ है। इसके अंदर सारी फोर्सेस आपको पहले से बताई हुई है। जो वाला आगे वाला काम है ना, आगे वाले काम में यूजुअली जो है ना, आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर किसी में प्रीलोड बताया नहीं जाएगा। सिर्फ ये लिखा हुआ होगा कि आपका बोल्ट प्रीलोडेड है, कंसिडरिंग के बोल्ट ने दोबारा यूज नहीं होना। दिस इज द ओनली टाइम द बोल्ट इज बीइंग यूज्ड। क्या आपका बोल्ट को हम रीयूज करना चाह रहे हैं, इस हिसाब से हमने उसको प्रीलोड किया। बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रीलोड। तो उसके लिए अगली स्लाइड में काम हुआ है। इधर जो है इसमें हमने वो वाली चीज को नहीं यूज किया हुआ कि प्रीलोड होना कितना चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक तो ये निकालना चाह रहे हैं कि कितना रेशो आपका होता है जो कि बोल्ट और मेंबर बेयर कर रहा है लोड का, दैट इज सी। और जो हमने यहाँ पे फोर्स निकाली है एफ बी इज द टोटल फोर्स जो कि आपका बोल्ट बेयर कर रहा है। सही है। तो एफ आई इज द प्रीलोड बट एफ आई इज गिवन टू यू। सही। जो आगे काम हुआ हुआ है ना, आगे जो काम हुआ हुआ उसमें एफ आई को कैलकुलेट किया हुआ है। तो लेट्स गो एंड सी। यहाँ पे जो काम किया हुआ है हमने, उसमें हमने एफ आई को कैलकुलेट किया हुआ है। दिस इज एफ पी। एफ पी होता है वो फोर्स जो कि बोल्ट में परमानेंट डिफॉर्मेशन करा दे। यानी कि प्रूफ स्ट्रेंथ से अगर मैं टेंसाइल एरिया को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक फोर्स आ जाएगी। दिस इज अ फोर्स। अगर मैं इतनी फोर्स अप्लाई करूँ तो बोल्ट जो है ना, वो में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द प्रूफ स्ट्रेंथ। यानी कि बोल्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की लिमिट पे पहुंच जाएगा। एनीथिंग मोर विल रिजल्ट इन कि आपका बोल्ट जो है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है अगर इससे ज्यादा अप्लाई हो। तो सबसे पहले ये निकालते हैं, उसकी बेस में आप अपना प्री लोड एफ आई कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज टू कंडीशंस कि आप परमानेंट कनेक्शन करना चाह रहे हैं, नॉन परमानेंट कनेक्शन करना चाह रहे हैं। परमानेंट से मतलब ये है कि आपका इंटेंडेड ऑपरेशन क्या है। क्या दिस जॉइंट विल बी ओपन और क्लोज्ड। इनहेरेंटली बोल्ट परमानेंट जॉइंट नहीं होते ना, बोल्ट तो आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं। बट परमानेंट कनेक्शन से मतलब यहाँ पे ये ले रहे हैं कि डू यू इंटेंड टू remove this joint and open it and close it again। क्या फ्यूचर में it is something कि that is going to happen a lot, कि मतलब आपने एक दफा लगा दिया और छोड़ दिया। बिकॉज ऐसा भी होता है कि बोल्ट से जोड़ते हैं आप, लेकिन you don't want to बहुत ऑफन जो है ना आपने उसको ओपन नहीं करना होता। इन दैट केस हम उसको ज्यादा प्रीलोड कर देते हैं। उसकी वजह क्या है? प्रीलोड जितना ज्यादा होता है आपके थ्रेड्स उतना बेहतर एंगेज होते हैं बिटवीन द नट एंड द बोल्ट। तो ज्यादा प्रीलोड हेल्प्स अस, और इसकी वजह से वी कैन बेयर मोर टेंसाइल लोड एज वेल। क्योंकि आपका जो
जॉइंट सेपरेशन फैक्टर है वो उसके लिहाज से दिस इज बेटर, बिकॉज आप जब इतने ज़्यादा प्री लोड लगाएंगे आपके मेंबर्स के अंदर कंप्रेशन होगी, तो आपका जो मेंबर्स हैं दे विल बी एबल टू बेयर अ हायर टेंसाइल लोड बिफोर दे सेपरेट। तो दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। पीछे वाली न्यूमेरिकल में जो बात हो रही थी दैट वाज सिंपली, हम लोग इस केस में यहाँ पे बोल्ट की फोर्स निकालना चाह रहे हैं टोटल। C टाइम्स P इज द फ्रैक्शन ऑफ द अप्लाइड टेंसाइल लोड जो कि बोल्ट बेयर कर रहा है, और बोल्ट की प्री टेंशन तो उसमें हमने ऐड करा दी, तो टोटल फोर्स आ गई। टोटल फोर्स से आप टोटल स्ट्रेस निकाल लें बोल्ट की। अगर मैं खाली Fi से स्ट्रेस निकालूंगा तो इट विल बी द प्री लोड स्ट्रेस। ये बात हो रही है सर ये सर्विस लोड क्या होता है? सर्विस लोड होता है कि एक्चुअल कंडीशन में क्या लोड है, जो कि आपका प्री लोड प्लस अप्लाइड लोड के बराबर होगा। ठीक है, तो सर्विस लोड इज इन सर्विस लोड के एक्चुअल जब ऑपरेशन में बोल्ट आपने कर दिया और आपका पार्ट सिर्फ अब रखा हुआ नहीं है, वो अपना इंटेंडेड ऑपरेशन कर रहा है, यानी कि अगर कोई मशीन में लगा हुआ तो मशीन ऑपरेट कर रही है जिसकी वजह से फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही है, तो अंडर ऑपरेशन कितना लोड होगा। सर तो अगर ये सर्विस लोड अगर हमें स्टेटमेंट में गिवन है तो हम समझ सकते हैं ना, हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना है। यस यू आर राइट। अगर आपको सर्विस लोड की बात हो रही है, सर्विस लोड के लिए आपको टोटल फोर्स निकालनी पड़ेगी, तो आपको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा टेंसाइल फोर्स का जो कि बोल्ट बेयर कर रहा है, और उसमें आपको अपनी प्री लोड को ऐड करवाना पड़ेगा। अब इस केस में व्हाट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इज कि जो आपका मेंबर्स जो फोर्स बेयर कर रहे होंगे दैट वुड बी जो आपके मेंबर्स, सॉरी दिस वुड बी सी, इट वुड बी, अगर फ्रैक्शन C आपका बोल्ट बेयर कर रहा है तो फ्रैक्शन 1 माइनस C आपके मेंबर्स बेयर कर रहे हैं ऑफ द अप्लाइड। बट अगर आपके पास दो मेंबर्स हैं और आपने यहाँ पे P अप्लाई किया हुआ है तो दिस इज टेंसाइल, लेकिन जब आप प्री लोड अप्लाई करते हैं तो हमने शुरू में पढ़ा था कि आपका बोल्ट जो है वो टेंशन में प्री लोड होता है और आपके मेंबर्स कंप्रेशन में प्री लोड होता है। तो मेंबर्स के लिए जो सर्विस लोड होगा दैट वुड बी माइनस Fi, बिकॉज ये कंप्रेशन में है Fi मेंबर्स के, और टेंसाइल लोड इज स्टिल देयर बट उसका फ्रैक्शन चेंज हो गया। तो जिस तरीके से आपने बोल्ट के लिए फोर्स निकाली है उसी तरीके से आप मेंबर के लिए भी फोर्स निकाल सकते। जस्ट अ रिमाइंडर, ये हम बात कर चुके हैं बट यहाँ पे मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक है, तो आई लीव इट देयर ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो। अच्छा, और पूछें। सर उस डायमीटर का भी बता दीजिए, क्योंकि आपने डायमीटर में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है उसका भी मुझे स्टेटमेंट समझना है कि वो कब इस्तेमाल होती है। वैसे तो हम डायमीटर तो रूट डाया मीन डाया से निकाल लेते हैं, लेकिन कौन ये सा चीज़ से डायमीटर पता नहीं बेटा, चला कौन इस से न्यूमेरिकल में। 8-3 की बात कर रहे हैं। सर वो कोर्स पिच सीरीज फाइन पिच सीरीज वाले जो होते हैं ना। राइट, देखो कोर्स पिच सीरीज और फाइन पिच सीरीज में डायमीटर का कोई रोल नहीं है। डायमीटर आपको बोल्ट का गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको बोल्ट का कोई कोड गिवन होगा उसके अंदर पहला वाला जो नंबर होगा, चाहे वो मेट्रिक सीरीज हो चाहे वो अमेरिकन सीरीज हो, उसके अंदर आपको यहाँ पे बोल्ट का डायमीटर गिवन होगा ऑलवेज। तो बोल्ट का डायमीटर इज ऑलवेज देयर। उसके साथ में बोल्ट की पिच भी गिवन होगी, या फिर इन केस ऑफ अमेरिकन थ्रेड्स आपके पास नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच गिवन हो। दिस यू नीड टू लोकेट दिस इन द टेबल। टेबल के अंदर ये एक ही जगह पे कॉम्बिनेशन बन रहा होगा सिर्फ, और कहीं पे भी नहीं बन रहा होगा। अगर फाइन पिच सीरीज है तो ये सेकंड कॉलम में जाके मिलेगी। तो अगर इफ आई गो बैक, आपके पास 3/4 इंच के लिए हमारे पास 10 थ्रेड्स पर इंच है और 16 थ्रेड्स पर इंच। तो जब मैंने 3/4 के अगेंस्ट देखा तो मैं 16 को देखूंगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर 16 गिवन था। वी वोंट से
कि 3/4 के लिए फाइन पेज सीरीज उठा लो। That's not how we define boards names, ठीक है। बोर्ड के नेम के अंदर जो तरीका होता है उसके अंदर उसका डायमीटर और उसकी पिच या फिर थ्रेड्स पर इंच, ये चीजें गिवन होती हैं, तो आपको वो चीज लोकेट करानी पड़ेगी अपने टेबल में। तो आप 3/4 में आएंगे, 3/4 के अगेंस्ट आप 16 देखेंगे, तो जाहिर है 10 वाला डाटा नहीं यूज होगा। 3/4 के अगेंस्ट 16 है तो 16 वाला डाटा यूज होगा। तो अगर मैंने 16 तो उठा लिया तो मुझे ये 80 मिलेगा यहाँ से। DR और DP तो है, वो तो हम निकाल सकते हैं जो निकालना है। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी D, और ये क्वेश्चन में स्टेटेड होगा एवरी टाइम। दैट्स हाउ बोर्ड्स आर डिफाइंड। सही है कि बोर्ड के आपका जो भी बोर्ड के इंफॉर्मेशन गिवन होगी, अगर आपको बोर्ड में बताया हुआ कौन सा बोर्ड चूज करना है तो उसका डायमीटर भी गिवन होगा और उसके साथ में उसकी पिच भी गिवन होगी। उसको आपने जस्ट सर्च कराना है टेबल पे और उसके अगेंस्ट से पिक कर लेना है जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इसमें कोई मतलब सर इधर से वैल्यू आ रही है, मगर सर आपने उसमें क्वेश्चन में 1 - 0.26 वाला किया। नहीं, वो किसी और चीज की वैल्यू बेटा। आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आप ये टेबल का पर्पस क्या है। टेबल से हम निकाल रहे हैं कि आपका 80 कितना होगा। सही है, इफ वी वांट 80। सही है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना वो क्वेश्चन कुछ और है। वो ये है कि लेट मी गो बैक देयर देन वी विल टॉक। DR कैसे निकालेंगे। DR निकालने के लिए दोनों टेबल्स में, चाहे वो आपके पास मेट्रिक थ्रेड्स हो या अमेरिकन थ्रेड्स हो, दोनों के केस में DR और DP के फॉर्मूले टेबल के नीचे लिखे हुए। तो इफ दिस इज योर टेबल, इसके नीचे देखें क्या लिखा हुआ है। तो लेट मी जस्ट मैक्सिमाइज दिस सो यू कैन सी इट बेटर। आपके पास द माइनर डायमीटर वाज फाउंड यूजिंग दिस इक्वेशन एंड द पिच डायमीटर वाज फाउंड यूजिंग दिस इक्वेशन। DR और DP दोनों के फॉर्मूले टेबल के नीचे लिखे हैं। अमेरिकन थ्रेड्स के लिए DR का फॉर्मूला कुछ और है, DP का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो DR के फॉर्मूले दोनों केसेस में डिफरेंट होंगे। तो आपने जो भी केस उठाना है उसका DR का फॉर्मूला यूज करना है। ये DR निकाल रहे हैं, दिस डज नॉट मीन कि आपकी क्या वो चेंज हो गया है। फाइन सीरीज जब कोर्स सीरीज आ रही है, फाइन और कोर्स सीरीज का इसमें क्या काम है। फाइन और कोर्स सीरीज का काम इसका यहाँ पे है। आपको गिवन था कि आपके पास क्या है, यू हैव सॉरी आपके पास यहाँ पे गिवन क्या, आपके पास गिवन है कि यू हैव 16 थ्रेड्स पर इंच, विच मीन्स जो पिच बिकम्स 1/16, तो 1/16 इधर डल जाएगा। लेट से आपके पास कोर्स थ्रेड होता है, कोर्स थ्रेड के लिए आपको n गिवन होता है 10 थ्रेड्स पर इंच, 10 गिवन होता है। ठीक है, अगर आपको 10 गिवन होता तो आप यहाँ पे आपकी पिच बन जाती 1/10 और आप इस फॉर्मूले में 1/10 डाल देते। क्या मुझे ये 16 और 10 को खुद से कहीं से सर्च करना पड़ा? मुझे सर्च नहीं करना पड़ा, आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये चीज स्टेटेड थी पहले से। अगर मेरे पास कोर्स सीरीज का थ्रेड होता तो उसके लिए इट वुड हैव बीन 3/4 इंच 10 UNC टाइम्स 1/2 इंच, ये गिवन होता आपको। तो इसमें से आपको उसका D यहाँ से पता चल जाता और उसका नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच यहाँ से पता चल जाता। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू, ये आपको खुद से सर्च नहीं करनी। इसको यूज करके हमने पिच निकाली और पिच यूज करके फिर हमने अपना DR कैलकुलेट किया। सही है, ओके सर, तो सर हमने ये UNF वाला निकाला है, हाँ, UNF वाला गिवन क्योंकि हमें 16 गिवन था तो हमने 16 यूज कर लिया। इस क्वेश्चन में तो हमें इन रियलिटी UNF की टर्म को कहीं यूज भी नहीं करना पड़ा। हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी DR निकालने के लिए वो हमें ऑलरेडी गिवन है। हमें D चाहिए था, D हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली स्टेटेड है। हमें P चाहिए था, हमें N गिवन है, उससे हमने
पी भी निकाल ली। तो हमने यू एंड एफ की टर्म को कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। इनफैक्ट मेट्रिक थ्रेड्स जो होते हैं, मेट्रिक थ्रेड्स के अंदर आपकी फाइन और कोर्स का जिक्र डायरेक्टली नहीं हो रहा था। मेट्रिक थ्रेड्स बस इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको एमडी टाइम्स पी। अब ये पेज जो होगी, दिस कैन बी कोर्स और दिस कैन बी फाइन, वो आपको खुद लोकेट कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप इधर आएंगे, आप कहेंगे डायमीटर इज 100, 100 के अगेंस्ट 6 पिच भी गिवन है और 2 पिच भी गिवन है। जो लेट से आपको यहाँ पे 100 टाइम्स 2 गिवन है, तो आप देखेंगे 100 के अगेंस्ट 2 ये वाला डाटा है। तो अगर मुझे 80 चाहिए तो मैं ये वाला 80 यूज करूँ, खुद सर्च करना होगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स इसके अंदर? अगले बार KFID की टर्म भी सर थोड़ी एक्सप्लेन कर दें। KFID की टर्म बेटा ये है कि हमने क्या किया, हमने जिस तरीके से हमने पावर स्क्रू का फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है जो कि ACME थ्रेड्स के लिए भी होता है। वी डिड नॉट टॉक अबाउट दिस। मैंने पिछली दफ़ा जब ये पढ़ाया था तो मैंने ये पावर स्क्रूज का जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने ACME थ्रेड्स के लिए टॉर्क का फॉर्मूला भी डिराइव किया था। अभी हमने सिर्फ उसको यूज़ कर लिया, वी डिड नॉट डिराइव दिस। ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए वी फाउंड आउट कि टॉर्क की प्री लोड के साथ क्या रिलेशनशिप होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से हमने शुरू किया था। दिस फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर टू जो हमने स्क्वायर थ्रेड्स के पावर स्क्रू के फॉर्मूले की बात की, सही। उसके अंदर भी प्लग्ड ऑल द इंफॉर्मेशन। जहाँ पे भी फोर्स आ रहा था उसको हमने FI से रिप्लेस कर दिया, सही। यहाँ पे हमारे पास डायमीटर DC आ रहा था, इसको हमने 1.5 टाइम्स, क्योंकि हमें पता है कि जो बोल्ट के लिए कॉलर होता है जिसको हम वॉशर फेस भी कहते हैं, दैट्स 1.5 टाइम्स डी, इसको 1.5 टाइम्स डी प्लग इन कर दिया। एंड फ्रॉम दैट व्हाट वी फाइंड आउट, हमने अच्छा इसमें तो फिर यहाँ पे जब हम करेंगे, यहाँ दिस बिकम्स 1.5 टाइम्स डी, यहाँ पे डी नहीं आ रहा, तो व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई डी हेयर एंड वी डिवाइड डी हेयर। हमने ये काम किया। उसके बाद हमने डी कॉमन ले लिया। जब हमने डी कॉमन लिया तो वी गेट अ रिलेशनशिप जिसके अंदर आपके पास एक ब्रैकेट के अंदर पूरी टर्म आ रही है जो कि आपके बोल्ट के पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, प्रीलोड आ रहा है और मेजर डायमीटर आ रहा है। इस पूरी चीज को हमने के कह दिया। ठीक है, और इस पूरी चीज को हमने जब किया, हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया। इस रिलेशनशिप का फायदा क्या है? इस रिलेशनशिप का फायदा ये है कि वी कैन फाइंड आउट कि मुझे कितने प्रीलोड के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। that's what this formula is dealing with। हर बोल्ट के डायमीटर के लिए either you calculate K from here, या फिर अगर मैंने स्टेट नहीं किया हुआ तो आप ये भी इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन गिवन है कि लेट्स से मैंने कहा कि लुब्रिकेटेड बोल्ट है, लुब्रिकेटेड बोल्ट के लिए 0.18 यूज कर लीजिए। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन और बहुत क्विक सोल्यूशन चाहिए कि डायरेक्टली 0.2 भी यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ प्रेफर्ड वे टू डू इट, खास तौर पे इन क्लास, मतलब कि हम लोग के केस में। बट in real life when we quickly want to test this thing, simply K equals to 0.2 करके you get a very good estimate। सही है, तो K 0.2 प्लग इन कर दिया, आपके बोल्ट का डायमीटर आपको पता होगा, you will be able to find out कि कितने प्रीलोड के लिए मुझे कितना टॉर्क अप्लाई करना है। और प्रीलोड कितना होना चाहिए ये कहाँ से निकालना है, ये आ रहा है आगे जाके। तो दिस कम्स व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कि रिकमेंडेड प्रीलोड कितना होता है, कि आपका इंटेंडेड पर्पस क्या है। तो यहां से मेरे पास FI आएगा, इस FI को मैंने टॉर्क से रिलेट कराना है। तो इससे आई कैन फाइंड आउट कि मुझे कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा नट को टाइट करने के लिए। और इसीलिए टॉर्क रेंचेस यूज होते हैं कि टॉर्क रेंच आप टॉर्क सेट कर देते हैं और उसके बाद यू स्टार्ट अप्लाइंग द टॉर्क। जब इंटेंडेड टॉर्क अप्लाई हो जाता है तो फिर आपका टॉर्क रेंच फ्री हो जाता है, वो और ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो
दिस इज इट। अगर समझ में आ गया तो ओके, वरना पूछो और कुछ। यस सर, ठीक है। सर लास्ट एग्जांपल जो है हाँ, उसका आपने जो इनिशियल स्टेप ही नहीं समझाया ना, आपने कहा ये हम कर चुके हैं और सबसे ज्यादा सर वही ट्रिकी है, नहीं जो ना, आपने समझाया समझाया तो था था वो मैंने। हो गया। मैंने एक्चुअली समझाया था। मैंने कहा था क्विकली आई वेंट थ्रू दिस, क्योंकि देखो एक चीज इसमें ये है कि आप इसके अंदर पूरी चीज ऑलरेडी गिवन तो है ना, कि आपको ग्रिप लेंथ कितनी है, ठीक है, आपकी नट की थिकनेस कितनी आ रही है। फॉर देखो, दिस इज नॉट ट्रिकी, दिस इज जस्ट यू नीड टू जस्ट गेट द फैक्ट के 4-5 स्टेप है, वही स्टेप हमेशा यूज होते हैं, सही है। और पूरा जो है ना आपके पास स्टेप वाइज एल्गोरिदम जो है, लेट्स से वो पूरा गिवन है एक टेबल के अंदर। आप सर ये स्टार्ट करते हैं विद कैपिटल एल, ठीक है, तो आपने ग्रिप लेंथ चेक करनी है कि आपके पास ग्रिप लेंथ कितनी होगी। इस केस में आपकी ग्रिप लेंथ में आपके क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेशर वेसल है, उसको मैं एन बोल्ट से करना चाह रहा हूँ। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ अ डिजाइन ऑफ अ बोल्ट। दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस, दैट्स इट। हमें ये उन्होंने कहीं पे नहीं बोला कि कोई वॉशर है कि नहीं है, वी आर नॉट टोल्ड अबाउट एनी ऑफ दैट, ठीक है। तो हमारे पास प्लेट्स की जो थिकनेस है वो है 3/4 एंड 3/4। आपके पास जो ग्रिप लेंथ आएगी दैट विल बी 0.75 प्लस 0.75, दैट विल स्मॉल एल विल बी 1.5। ग्रिप लेंथ से आपको टोटल लेंथ निकालने के लिए भी से कैपिटल एल इज गोइंग टू बी मोर देन एल प्लस एच, सही है। ये हो गया। एल आपका 1.5 टाइम्स था, कैपिटल एच आपकी नेट की थिकनेस होती है जो कि आपने अपेंडिक्स के टेबल से निकाली है, तो दैट कम्स आउट टू बी 35/64। अमेरिकन स्टैंडर्ड में फ्रैक्शंस में बहुत ज्यादा बातें हो रही होती हैं, तो फ्रैक्शंस में आपको बहुत इंफॉर्मेशन गिवन होगी। जैसे 35/64 इज गोइंग टू बी सिंपल फ्रैक्शन, उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने ली हुई है, वो ये ली हुई है, इन्होंने बोल्ट का बोला है द बोल्ट इज हैज 11 थ्रेड्स पर इंच। 11 थ्रेड्स पर इंच है, तो हमारा P बिकम्स 1/11। हमारा our L needs to be more than 1.5 plus 35/64। हमने ये नहीं बोला हुआ कि मुझे नियरेस्ट 5 या ऐसी किसी चीज में राउंड ऑफ करना है, तो व्हाट आई डिड वाज मैंने यहाँ पे 2p ऐड करा दिया, पिच इज 1/11। हमने कहा था ना अगर नई इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो हम ट्वाइस द पिच को ऐड कर देते हैं टोटल है, तो 2p बिकम्स 2/11। ये मेरा पार्ट कहाँ से आ रहा है, ये पार्ट यहाँ से आ रहा है, उसमें मैंने 2p को ऐड करा दिया, तो मेरे पास टोटल लेंथ आ गई। यू गेट दिस पॉइंट? खाली कैपिटल एल की बात समझ में आई? सर ये 2 और 11 का सर दोबारा बताइएगा। ओके, हमने कहा था कि आपके पास जो भी बोल्ट की लेंथ होगी दैट नीड्स टू बी ग्रेटर देन एल प्लस एच, दिस शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है। कैपिटल एल नीड्स टू बी ग्रेटर देन स्मॉल एल प्लस एच, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज एल प्लस एच, ठीक है। एल प्लस एच आ गया। एल प्लस एच आने के बाद एक्चुअल एल इससे बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, उसमें हमने दो बातें की थी। एक हमने कहा था कि मीट्रिक थ्रेड्स में समटाइम्स वी से कि नियरेस्ट 5 mm पे राउंड ऑफ कर दें, दैट कैन बी डन, बट इंचेस में क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटे साइजेस की बात हो रही है और बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस में ना एक्यूरेसी की बात हो, 35/64 इज अ वेरी एक्यूरेट फ्रैक्शन, सही, बहुत स्पेसिफिक फ्रैक्शन की बात होती है। इस केस में वी आर नॉट राउंडिंग ऑफ लाइक दैट, क्योंकि इसमें हम किस पे राउंड ऑफ करेंगे, क्या नियरेस्ट पॉइंट 1 पे राउंड ऑफ करेंगे, व्हाट वुड वी डू, देयर इज नो पर्टिकुलर वे टू डू इट। तो अगर आपके पास ये चीज नहीं बोली हुई कि नियरेस्ट कितने पोजीशन पे राउंड ऑफ करते हैं, तो वी जस्ट ऐड 2p टू द टोटल लेंथ, 2p हम ऐड करा देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं एटलीस्ट 1.5 से 2 थ्रेड जो है ना वो आपके बोल्ट के बाहर आ रहे हो। दिस वी टॉक्ड अबाउट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द बोल्ट साइजिंग इनिशियली, सही, पहले जब हम बात कर रहे हैं 1.5 से 2 थ्रेड आपके बोल्ट के आपके नट से बाहर आ रहे हो व्हेन यू टाइटन इट, ठीक है। दिस इज व्हाट द इंटेंडेड
सिनेरियो इसके, ताकि आपका बोल्ट एकदम से लूज नहीं हो। तो हमने अपने सिस्टम की पिच निकाली, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा के अपने टोटल लेंथ में ऐड करा दी, तो हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। यू गेट दिस? सर जो 2/1/4 L जो है, हाँ ये नेक्स्ट फ्रैक्शन साइज बोल्ट हाँ, मतलब सर देखो होता क्या है, लेट मी इनफैक्ट ओपन द बुक। अब देखें फ्रैक्शन जो हमने निकाला है 2.29, दिस इज एक्चुअली अ वेरी बहुत रैंडम नंबर है ना। अगर तुम बोल्ट खरीदने जाओगे तो तुम्हें इस साइज का बोल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको इस साइज का बोल्ट नहीं मिलेगा। व्हाट यू विल नीड टू डू, यू विल नीड टू मेक योर बोल्ट, बिकॉज हम कह रहे हैं कि हमारा बोल्ट का साइज होना चाहिए 2.229। इतने एग्जैक्ट साइजेस में आपको बोल्ट्स कोई नहीं बना के देगा भाई, पहले से नहीं बने होंगे। आपको नया बनाना है आप बना लीजिए, बट what people have done is they have defined certain numbers, और उनका पर्पस ये है कि वो ये कहते हैं कि आप कि ये वो साइजेस हैं, ये वो हमारे प्रेफर्ड फ्रैक्शंस हैं इंचेस के या डेसिमल्स के, ठीक है? दिस डज नॉट, इसका कोई एज सच वो नहीं है कि दिस इज इससे हमें कोई फायदा हो रहा है। इससे सिर्फ ये हो रहा है कि क्योंकि देखिए अगर आप फ्रैक्शन की बात करेंगे इंचेस के, तो देयर कैन बी एनी फ्रैक्शन पॉसिबल। तो आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो किस साइज का बोल्ट बनाएंगे? उसके लिए व्हाट दे डू इज दे हैव डिफाइंड अ सीरीज ऑफ फ्रैक्शंस। उन्होंने कहा कि इन फ्रैक्शंस के बोल्ट्स हम बनाते हैं, राइट? तो व्हाट वी डू इज वी कैलकुलेट अवर रिजल्ट्स, और उसके बाद हमारा जो भी नियरेस्ट फ्रैक्शन इस टेबल में से आ रहा था हम उसको यूज कर लेते हैं। दिस थिंग वुड बी नेसेसरी ओनली फॉर अमेरिकन थ्रेड्स फॉर यू गाइस, ठीक है? आपके पर्टिकुलर केस में ये चीज अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन थ्रेड्स में वरी करने की जरूरत है। ऑल्दो डेसिमल के लिए भी गिवन है, बट वी वोंट बी यूजिंग दिस, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका पर्पस क्या है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 3.3 mm का बोल्ट चाहिए, तो 3.3 mm का बोल्ट यहाँ पे नहीं है, सही 3.4 mm का केवल। This is not just true for bolts. This is just a series of fractions. जब भी इनके बीच की किसी फ्रैक्शन की बात आ रही होगी ना, आपको साइज डिफाइन करना है मैन्युफैक्चरर्स को, जो कि साइज फ्री है। अगर कोई साइज लॉक्ड है वो अलग है, स्टैंडर्ड से लॉक्ड है वो कुछ। अगर कोई फ्री साइज है उसको उन्होंने बनाना है, they would prefer to make these sizes instead of random sizes, ताकि सब लोगों को एक स्टैंडर्ड साइज परचेज करने का ऑप्शन, बजाय इसके कि सबको अपने पर्टिकुलर साइजेस चाहिए। तो हमने यहाँ से अपना फ्रैक्शन देखा था, वो फ्रैक्शन के करीब करीब जो हमारे पास नंबर आ रहा था वो वाला उठा लिया, उससे बड़ा। तो हमारा 2.229 से जो हमें नेक्स्ट फ्रैक्शन मिल रहा था दैट वाज दिस 2.25। तो वी पिक दिस, ये सिर्फ ये चीज। और ये चीज मैं जिक्र इस वजह से नहीं किया था बिकॉज अमेरिकन थ्रेड्स पे हम लोग बहुत ज्यादा काम करेंगे नहीं, and in the metric threads you won't have to worry about this because most likely we will be rounding up। तो हम लोग कहेंगे कि nearest 5 mm पे round up कर ले। in that यस case सर, that will not be an issue in metric threads। सही है? यस सर, वो पे क्लियर हो जाएगा। सर इन्होंने ऐसे ही किया, सर आप एलडी में देखें हमारी टोटल लेंथ इन ग्रिप जो है वो 2.229 आ रही है, लेकिन उन्होंने नहीं, 2.25। अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही। देखिए ये चीज हमेशा, ये चीज हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, किसी ने, आपने पूछा था किसी और ने पूछा था कि कैपिटल एल आपने कैलकुलेट किया, उसके बाद लेट से आपने उसको राउंड अप कर दिया, या फिर आपने उसका नेक्स्ट इंटेंडेड फ्रैक्शन उठा लिया। वंस यू हैव सिलेक्टेड दिस, नाउ दिस इज योर कैपिटल एल। आप कोई भी कैलकुलेशन 2.229 से नहीं करेंगे, अब आप सारी कैलकुलेशन 2.25 से करेंगे, क्योंकि अब आपके दिस इज गोइंग टू बी द एक्चुअल साइज ऑफ द बोल्ट। आपके बोल्ट का, हमने कहा बोल्ट का, हमारी बोल्ट की लेंथ 2.25 लेंगे, क्योंकि दिस इज व्हाट माइट बी एक्चुअली अवेलेबल इन द मार्केट। सिमिलरली अगर मैं मेट्रिक थ्रेड्स की बात कर रहा होता
मेरा साइज 53 mm आ जाता और मैं उसको 55 mm ले लेता, तो मैं अगली सारी कैलकुलेशंस के अंदर 55 mm यूज करता, 53 यूज नहीं करता। गेट इट? सर ये 2 1/4 तो 0.5 नहीं होता? क्या 2/1/4 है ना सर, ये तो 1/4 है 0.5। ना, 1/4, 1/2 नहीं है, 1/4 कैलकुलेटर में कर रहा हूँ 0.5 आ रहा है। खाली 1/4 कर रहे हैं, ओके सर। 1/4 करके देखो 0.25। 0.25 होगा, तो दिस इज 2.25। एनीवेज, तो होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर। और कोई पॉइंट? मैं अगर उसको 2.229 से माइनस करूँ तो सही है सर? नहीं, नहीं सही, बिकॉज आपके बोल्ट की लेंथ 2.229 नहीं है। हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मेरी बोल्ट की लेंथ 2.25। जब आपने एक साइज डिसाइड कर दिया, यू हैव टू कंटिन्यू टू यूज दैट साइज, बिकॉज इन रियलिटी जब आप बोल्ट खरीदने जाएंगे आप 2.229 इंच का बोल्ट नहीं खरीदेंगे, आप 2.25 इंच का बोल्ट खरीदेंगे, क्योंकि दिस इज द लेंथ वी हैव डिसाइडेड। तो सारी कैलकुलेशन इसकी बेस पे होगी, इसकी बेस पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी 2.229। ओके सर। सर इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने थे, हाँ, तो सर इन्होंने डायरेक्ट जो है वो लोड से निकाले। लोड से ही क्यों सर, पी तो टोटल से? हमने एज्यूम ये किया कि हमारे पास जो ये इस वाले क्वेश्चन में किया था, किस क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में हमने बोला ये है इसमें कि हमारे पास जो बोल्ट्स है ना, इस केस में जो गिवन है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सारे बोल्ट्स बराबर लोड शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरा एक बोल्ट, अगर मेरे पास लेट्स से कि 36 किलो पाउंड का टोटल लोड है, सही, तो हाउ मेनी बोल्ट्स विल आई नीड टू बेयर दिस मच लोड। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर 4 हैं तो चारों 36/4 किलो पाउंड की फोर्स बेयर करेंगे, अगर 6 हैं तो 36/6 किलो पाउंड की फोर्स बेयर करेंगे, सब बराबर फोर्स बेयर कर रहे हैं। तो जहां पे हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है वहां पर वी हैव सिंपली यूज्ड P की जगह पे P टोटल डिवाइडेड बाय N, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो हर बोल्ट के ऊपर लोड जो है वो डिवाइड हो जाएगा बराबर बराबर, सही। तो अगर टोटल 36 है तो N बोल्ट्स पे इंडिविजुअली P टोटल बाय N आ जाएगा। यू गेट दिस पॉइंट? सब यस। सब पे हमने इक्वली डिवाइड कर दिया, तो हमने यहाँ पे N इंट्रोड्यूस करा दिया और हमने N को दूसरी तरफ मूव कर दिया और फिर हमने उससे कैपिटल N कैलकुलेट कर लिया। सर अगर यही वो बात ये करते हैं विद द नंबर ऑफ बोल्ट्स, इन्होंने जिस तरह लोड फैक्टर ऑफ 2 बोला है सर, अगर यही बोलते कि आप लोग n नंबर ऑफ बोल्ट जो है वो यील्डिंग फैक्टर पे निकालें, उससे तो सर निकाले ऊपर जो है, हाँ, ऊपर लोड फैक्टर पे ये फॉर्मूला तो नहीं लगता ना, पी टोटल डिवाइड बाय एन, क्योंकि उस पे तो नहीं पूछा। देखो बेटा, ये सारे जो फॉर्मूले आपके, ये तीनों फॉर्मूले सिंगल बोल्ट के ऊपर डिजाइन है। तो इसमें कभी भी अगर आपको बोल्ट की फोर्स अप्लाई करनी है तो सिंगल बोल्ट की फोर्स अप्लाई करनी है। ये काम हमने आगे किया हुआ है। व्हेन वी डू दिस, हमने जब तीनों फैक्टर्स यहाँ पे निकाले हैं बाद में, लोड फैक्टर, यील्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फिर जॉइंट सेपरेशन फैक्टर, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले सिंगल बोल्ट के लिए इंटेंडेड है, तो इस पे आपको जो टेंसाइल लोड है वो सिंगल बोल्ट का अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 36 को अपने एक्चुअल नंबर ऑफ बोल्ट से डिवाइड कराया ताकि हम सिंगल बोल्ट के ऊपर लोड निकाल सकें, विच कम्स आउट टू बी 6 किलो पाउंड। तो 6 किलो पाउंड इधर भी डाला है, 6 किलो पाउंड इधर भी डाला है, टोटल लोड नहीं डाला, क्योंकि हम सिंगल बोल्ट के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास 10 बोल्ट्स हैं और मैं आपको बोल दूं लेट्स से 10 बोल्ट्स हैं, टोटल लोड 100 किलो पाउंड्स का है, you just need to divide 100 by 10, get the force for a single bolt and use that for calculation. क्योंकि सब कुछ हम सिंगल बोल्ट की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो सिंगल बोल्ट की फोर्स चेक करनी पड़ेगी। सही है सर ये पी टोटल है, अगर यही चीज एक्सटर्नल और इंटरनल लोड होती तो कैसे होता सर? क्या मतलब?
सर अगर यही चीज अगर बोलने विद द नंबर ऑफ बोल्ट्स फाइंड द एक्सटर्नल लोड। तो नहीं देखो, एक्सटर्नल लोड तो गिवन था ना इस केस में, लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि आई हैव 6 बोल्ट्स with a factor of safety, let's say 2, how many how much external load would be I able to bear? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं समझ रहा हूँ आपका क्वेश्चन सही से, तो मेरे पास स्टैंडर्ड फार्मूला जो है वो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। इस स्टैंडर्ड फार्मूला के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं लेट्स से मैं बोल रहा हूँ लोड फैक्टर 2 के लिए 6 बोर्ड्स के साथ मैं कितना लोड बेयर कर सकता हूँ, तो मैं इस फार्मूला के अंदर NL को 2 रख दूंगा और उससे मैं P निकाल लूंगा, और फिर मेरे पास, चूंकि मेरे पास टोटल लोड मैं कह रहा हूँ सब थ्रेड्स पे, सब बोर्ड्स पे इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो मैं P को 6 से मल्टीप्लाई करके P टोटल निकाल लूँ। अगर मुझे फोर्स निकालनी तो मैं कहूँगा कि एक थ्रेड, एक जो मेरे पास बोल्ट है, लेट्स से वो 10 किलो न्यूटन्स की फोर्स बेयर कर सकता है, तो 6 जो है वो 60 किलो न्यूटन्स की फोर्स बेयर कर सकते हैं। हम अज्यूम ये करते हैं कि सारे बोर्ड्स इक्वली लोड शेयर करें। सर ये इतने ज़्यादा टेबल्स हैं और सर क्वेश्चंस जितने भी सर आते हैं तो फिर इसको बहुत सर्च करना पड़ता है किस टेबल से होगा। तो मैं चाह रहा था कि सारे टेबल्स एक जगह पे हो जाए ताकि आप कर लो, कंफ्यूजन ना हो। तुम, दिस इज गोइंग टू बी एन ओपन बुक एग्जाम, ठीक है, एग्जाम ओपन बुक ओपन नोट्स है ना, तो यू कैन अरेंज इट एज पर योर लाइकिंग। आपको कहीं कॉपी पेस्ट करके एक डॉक्यूमेंट के अंदर डाल के लिख लीजिए, वरना स्लाइड्स के अंदर मोस्टली सारे टेबल्स अवेलेबल हैं जो काम के हैं। कुछ क्वेश्चंस के अंदर तो जो एग्जांपल्स हैं उनके अंदर ही टेबल्स गिवन है, तो उधर से मिल जाते हैं। बट सिंस दिस इज एन ओपन बुक ओपन नोट्स एग्जाम, लेट्स अज्यूम कि आपके पास दिस वी हैव, लेट्स से यूनिवर्सिटी ओपन भी जाती है, इन दैट केस दिस इज गोइंग टू बी एन ओपन बुक एग्जाम, सही। तो हम लोगों ने जब ये अपने अंडरग्रेड में पढ़ी थी, हमने ये कोर्स ओपन बुक पढ़ा था, तो हमने अपनी बुक के अंदर बुक मार्क्स लगाए हुए थे सब जगहों पे, पूरी बुक के अंदर बुक मार्क्स में लगे हुए थे जहां से मुझे जो वैल्यू उठानी थी। ये तो करना पड़ता है ना, थर्मो वगैरह में भी करना पड़ता है कि लोकेट करानी पड़ती है चीज। अभी आपके पास एट होम आसानी है कि आप चाह रहे हैं अगर, तो आप अपने हिसाब से अरेंज करके लिख लीजिए। सर वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमें जो है अच्छा ना एक काम करो सर। बेटा, एक काम करो, लेट्स रीजॉइन बिकॉज मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, सही है, बीच में कॉल बात खत्म हो जाएगी वाली, तो आप रीजॉइन कर लीजिए एंड देन वी कैन कंटिन्यू। हाँ जी, आप बोले क्या कह रहे हैं। सर मैं कह था कि अगर ये सारे फॉर्मूले एक पीडीएफ में आप कर दें, मैं सर उसका मैं सारा नहीं प्रिंट करूंगा आउट। बेटा, मैं नहीं करूंगा ये वाली चीज। यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट, ओके। मैं तो आपको ओपन बुक ओपन नोट्स की फैसिलिटी दी हुई है ना, तो यू वांट टू डू दिस, यू कैन डू दिस। आपके पास तो न्यूमेरिकल्स पूरे अवेलेबल है ना, आप तो हर चीज से सिमिलर न्यूमेरिकल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, आपके असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस आपके पास एग्जाम के टाइम पे अवेलेबल होंगे, तो ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। जो आपके पास फॉर्मूले हैं वो इतने ज्यादा हैं कि आई विल नॉट सेट एंड पुट द फॉर्मूला फॉर एवरी टॉपिक इन अ सेपरेट फाइल, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको बनाना है, आप टॉपिक वाइज, जब टॉपिक कंप्लीट होता है आप उसके फॉर्मूले जमा करके लिख लो, बट मेरी एडवाइस होगी ऐसा आप नहीं करो, क्योंकि ऑलरेडी स्लाइड में सब कुछ अरेंज्ड है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, उसके साथ में रेलेवेंट पॉइंट जो हमने बोले हैं वो भी अवेलेबल है, किसी पॉइंट की अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए थी वो भी लिखी हुई है वहां पे। तो इट इज मच बेटर कि आप स्लाइड्स से फेमिलियराइज हो जाओ कि स्लाइड्स में चीजें किधर अवेलेबल है। पिछली बार लोगों ने पूरा फाइनल एग्जाम बगैर बुक ओपन के दिया था, स्लाइड्स के अंदर एवरीथिंग वाज देयर, ठीक है। बुक पढ़ें, बुक के आपको, बुक से आपको चीज समझ में आएंगी, बट एनी टेबल एनी इंफॉर्मेशन वी नीड टू यूज दैट इज अवेलेबल इन द स्लाइड्स, आपको स्लाइड से फेमिलियर होने की जरूरत है, सही है, उससे फेमिलियराइज हो जाए, यू विल बी गुड टू गो, आपको बुक में स्किम थ्रू करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक या फिर अगले टॉपिक में से वेल्डिंग वाले से कुछ पूछो प्लीज, ये टॉपिक भी हमारे पास, इसका लेक्चर भी है। सर ये तो आपने एक्सप्लेन किया था ना, ये बट और कॉर्नर एजेस, इनकी सर थोड़ी एग्जांपल बता दीजिए। बेटा गूगल तो करो, देखो आई एम थिंकिंग दैट यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर ओन एट ऑल,
आप इसको सर्च करो ना, दिस इज जस्ट अ ज्योमेट्री। अगर आपको इससे एग्जांपल चाहिए गूगल इमेजेस पे सर्च करोगे आपको उसकी फिजिकल एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बट इसकी मैं ये नहीं बोल सकता कि फला मशीन में हुआ होगा, बिकॉज दिस इज जस्ट अ जॉइंट। ये तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ना कि आपकी ज्योमेट्री में दो प्लेट्स को किस तरीके से जोड़ना है। इट इज पॉसिबल कि आपकी दो प्लेट्स को एजेस पे जोड़ना पड़े, ठीक है, हो सकता है कि वो एज में हो सकता है कि आपकी दोनों प्लेट साइड बाय साइड रखी हुई हो या फिर किसी एंगल पे पड़ी हुई हो। अगर एंगल पे पड़ी हुई है तो दैट वुड बी अ कॉर्नर वेल्ड। अगर बिल्कुल साइड बाय साइड पूरी रखी हुई है देन इट्स एन एज वेल्ड। सही। लैप वेल्ड, ये दिस इज नॉट अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। इसकी एप्लीकेशन तो कहीं पे भी हो सकती है ना। इसकी एग्जांपल कि आप लैप जॉइंट करके सर्च करो आपको मिल जाएगी गूगल पे इमेजेस, बट ऐसा नहीं हो सकता कि फला मशीन में भी ये चीज यूज हो रही है, फला मशीन में ऐसी चीज यूज हो रही है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ जॉइंट। दिस इज नॉट लाइक अ बोल्ट जो कि एक बिल्कुल फिजिकल चीज, दिस इज जस्ट अ जॉइंट। अभी हम सिर्फ एक सिंपल जॉइंट की बात कर रहे हैं, और ये डिपेंड किधर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो वेल्डिंग अनलाइक बोल्ट इज वेरी स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन योर ज्योमेट्री। आपकी ज्योमेट्री की प्रोफाइल को फॉलो कर रहा होता है ना ये। तो ये तो बहुत सिंप्लीफाइड हमने चीजें बनाई है, इट माइट नॉट बी स्ट्रेट। अगर आपकी शेप, ये तो शेप को फॉलो करता है ना, तो अगर आपकी शेप कर्व हो रही है तो दिस माइट कर्व एज वेल। तो आगे लेट से कि आपने एज वेल्ड किया हुआ है लेकिन आपकी प्लेट्स दोनों स्ट्रेट नहीं है, तो हो सकता है ये पूरी प्रोफाइल किसी एंगल के ऊपर। हम लोग इस टॉपिक में बहुत सिंप्लीफाइड एनालिसिस करेंगे जिसमें चीजें रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, बट इन रियलिटी वेल्डिंग तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है। मतलब वेल्डिंग पूरी जो साइंस है दैट इज वेरी एक्सपीरियंस बेस्ड एज वेल, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड साइंस है इसकी। तो इन जॉइंट्स से ज्यादा इस वक्त जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जो कि जिस पे हमने लेक्चर को फोकस किया था, दैट वाज द वेल्डिंग सिंबल्स। पहली चीज तो ये हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ी है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स और फिर पढ़े टाइप्स ऑफ वेल्ड्स। ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, इस पर फोकस कीजिएगा। वेल्डिंग जॉइंट्स जो होता है दिस इज इन रिलेशन कि आपके पार्ट्स कैसे अरेंज है, दो पार्ट्स जो आप जोड़ रहे हैं वो कैसे अरेंज है, और जो आपका वेल्ड है दैट इज कि आपने वेल्ड जो फिलिंग की हुई है वो किस तरीके से की। एक टाइप है फिलेट जो कि किसी दो पार्ट्स जो कि पैरेलल नहीं है उनके लिए यूज हो रहा है। ये दोनों पार्ट्स पैरेलल नहीं है, जो सरफेसेस हो रहे हैं ना फिलेट, जो सरफेसेस आप वेल्ड कर रहे हैं, ये सरफेस और यहाँ पे जो वर्टिकल सरफेस है पीछे से, ये पैरेलल नहीं है, तो उनके लिए हमने फिलेट का यूज किया। दो पैरेलल सरफेसेस आए हुए उनके लिए हम इसको यूज करें ग्रूव वेल्डिंग, तो दोनों में हम एक स्लॉट प्रोड्यूस करते हैं, उसमें वेल्ड को फिल कर देते हैं। टॉप एंड बॉटम सरफेसेस हैं, इनको जस्ट लाइक फिलेट ये भी कर सकते हैं, वरना यहाँ पे आप स्लॉट्स या होल्स बना के उसके अंदर भी वेल्ड की फिलिंग कर सकते हैं, तो दैट्स प्लग इन स्लॉट। हम लोग मेनली फोकस जो करेंगे ना दैट वी विल फोकस ऑन इनिशियली ग्रूव वेल्डिंग में फोकस करेंगे, और ग्रूव वेल्डिंग के बाद वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मेनली फिलेट वेल्डिंग। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी, इस टॉपिक के डिफिकल्टी लेवल जो है ना वो ज़्यादा है, तो जब हम स्ट्रेसेस में एंटर होंगे दिस टॉपिक इज गोइंग टू गेट वेरी वेरी डिफिकल्ट, मेनली बिकॉज फिलेट की जो टाइप्स की जिस तरीके से फिलेट किए जा सकते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि मैं फिलेट वेल्ड कर रहा हूँ कि मेरे पास एक प्लेट ऐसे रखी हुई है, एक प्लेट ऐसे रखी हुई है, मैंने यहाँ पे फिलेट कर दिया और मैंने यहाँ पे फिलेट कर दिया। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि मेरे पास एक प्लेट ऐसे है, उसके साथ में मैंने एक और प्लेट यहाँ पे रखी, so this is side by side, तो this is placed like this, और फिर मैंने इस सरफेस पे फ्लेट कर दिया और मैंने इसके पीछे वाले सरफेस पे फ्लेट किया, ठीक है। तो दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अगर मैं इधर जो प्लेट है मेरे पास वो इस तरीके से है, तो मैं इस चीज को वेल्ड कर रहा हूँ और मैं पीछे भी वेल्डिंग कर रहा हूँ, तो दिस एंड दिस आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड्स और इनका बिहेवियर भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मेरे पास एक वॉल है इस तरीके से, ठीक है, उसमें अब देयर इज अ स्लॉट जिसके अंदर ये पार्ट जा रहा है एंड दिस सरफेस आई वेल्ड, मैं इसके इस सरफेस को वेल्ड कर देता हूँ, ये वाले सरफेसेस आर, दैट इज पॉसिबल।
ये सारी वेल्ड्स जो होंगी इनमें दीज आर ऑल फिलेट वेल्ड्स, बट सबका बिहेवियर जो होगा ना, जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिकॉज द स्ट्रेसेस इन ऑल ऑफ देम वुड बी डिफरेंट। तो हमने वेल्ड की, हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि वेल्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, और वेदर द वेल्ड इज गोइंग टू होल्ड और नॉट, इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें चेक करनी है इस टॉपिक, ठीक है। तो दिस इज द इंटेंडेड पर्पस ऑफ दिस। इस टॉपिक के जो पहला लेक्चर था, द मेन फोकस हेयर वाज दीज वेल्डिंग सिंबल्स, ठीक है। वेल्डिंग सिंबल्स भी दो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं, इट इज़ पॉसिबल कि यू डोंट फाइंड दिस, यू फाइंड समथिंग डिफरेंट। एक एसआई सिस्टम है और एक अमेरिकन सिस्टम है। आपकी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला सिस्टम दिया हुआ है। दिस इज द ओनली सिस्टम दैट्स पार्ट ऑफ योर कोर्स, तो हमने सिर्फ इस सिस्टम को फोकस किया। अब दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप कभी भी अपनी ड्राइंग के अंदर ना, लेट्स से मैंने एक ड्राइंग बनाई थी पार्ट्स की, तो मैं ड्राइंग के अंदर पूरी टेक्स्ट ही लिखूंगा कि मुझे वेल्डिंग करनी है, किस साइज की वेल्डिंग करनी है, किधर वेल्डिंग करनी है। आई जस्ट ड्रॉ अ सिंबल, इस सिंबल के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको जरूर देखिएगा, बिकॉज दिस वी आर गोइंग टू यूज, हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि मैं इतनी बड़ी वेल्डिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ यहाँ वेल्डिंग कर रहा हूँ, आई विल जस्ट ड्रॉ द सिंबल। तो until and unless you know, for example, let me get to a question जहाँ पे हमने ये वाला काम किया हुआ ना, नजर नहीं आ रहा, but we are going to find questions. For example, this one, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर they did not specify कि कितना बड़ा वेल्ड है, कैसे वेल्डिंग हुई हुई है, किस टाइप की वेल्डिंग हुई हुई है, व्हाट डज दिस ट्राइंगल मीन, ये दोनों तरफ ट्राइंगल का क्या मतलब है। द क्वेश्चन ओनली सेज दिस कि मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ पार्ट के ऊपर, बस मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल दें जरा बस। तो वी नीड टू लर्न टू रीड दिस, इसको और इसको रीड करना में आना चाहिए, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू प्रोसीड, मतलब इस टॉपिक में आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते। इसीलिए पहला जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ वेल्डिंग सिंबल्स के ऊपर बेस्ड। इसको जरूर फोकस करिएगा, इसको जरूर सुनिएगा, बिकॉज विदाउट दिस यू वोंट बी एबल टू गेट ऑन विद द लेक्चर। अच्छा, वेल्डिंग सिंबल में से क्वेश्चन है तो पूछो कोई। सर जी इससे पहले वाली स्लाइड कीजिएगा, आगे एक और स्लाइड कीजिएगा सर। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ये सर समझ नहीं आया था। क्या चीज समझ में नहीं आई आपने लेक्चर सर इसमें जो, जी सर मैंने सुना था, इसमें जो सर आपने एक्सप्लेनेशन दी थी ना, ये जो एस के बाद जो सैंपल्स लिखे हुए फिनिशिंग सैंपल्स, ये सर इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें। फिनिशिंग सिंबल्स वी वोंट बी यूजिंग, ठीक है। फिनिशिंग सिंबल्स ये होते हैं, मैं बता देता हूँ। फिनिशिंग सिंबल्स ये होते हैं कि जब आप फिलेट कर देते हैं ना, फिलेट का जो, या फिर आप जो भी वेल्डिंग करते हैं, उसका सरफेस जो होता है, द सरफेस इज नेवर यूनिफॉर्म। तो समटाइम्स यू वांट टू उसकी जो ना, हम चाहते हैं कि हम उसको थोड़ी सी सरफेसिंग कर दें, ताकि वो या तो स्ट्रेट हो जाए या फिर बिल्कुल फ्लश हो जाए। लेट्स से कि मैं दो पार्ट्स है मेरे, ठीक है, लेट्स से मेरे पास दो पार्ट्स हैं, उनमें मैंने ऐसे वी ग्रूव बनाया और उसमें मैंने जो है ग्रूव वेल्डिंग की, तो मेरी वेल्डिंग की ये शेप बनी, ठीक है, दिस इज माय वेल्ड। इट इज पॉसिबल दैट आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू समथिंग लाइक दिस, फ्लैट करना चाहिए। तो ये किस तरीके से प्रोसेस करना है, ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर। इसके सिंबल्स होंगे, अगर आप वेल्डिंग, वी वोंट बी यूजिंग दिस इज नॉट डिस्कस्ड इन योर बुक, बट इसको मैंने जो पढ़ा था, बिकॉज आई आल्सो रेड दिस थिंग एंटायरली व्हेन मैंने पिछली बार कोर्स पढ़ा है। तो हैंडबुक्स के अंदर ना आपके पास डिफरेंट प्रोसेसिंग के सिंबल्स गिवन होते हैं कि आप उसको ग्राइंड करना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, तो दैट इंफॉर्मेशन उसका यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ होता है। हमारे पास किसी भी स्लाइड के, मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर, पूरी बुक के अंदर फिनिशिंग सिंबल्स को उन्होंने नहीं यूज किया। हमारे पास जो सिंबल्स इन रियलिटी यूज हुए में होंगे ना, वो आपका साइज यूज हुआ होगा, ठीक है, आपका रूट ओपनिंग यूज हुई हुई होगी, लेंथ एंड पिच यूज हुई हुई होगी, और ग्रूव एंगल भी नहीं यूज हुआ होता। ग्रूव एंगल देखो दो चीजें, एक लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, अब मैंने क्योंकि ये ड्रॉ कर दिया ना यहाँ पे, इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास रूट ओपनिंग जो है ना, वो ग्रूव
वेल्डिंग में यूज होती है, क्योंकि हम जब दो चीजों को वेल्ड कर रहे हैं, दो पार्ट्स को, तो इनिशियली द पार्ट्स आर लाइक दिस, ठीक है। हम उनको वेल्ड करने के लिए उनको उनमें ना स्लॉट प्रोड्यूस करते हैं, वो स्लॉट की शेप होगी, आइदर द स्लॉट्स आर जस्ट गोइंग टू बी लाइक दिस, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी कि मैं एक को इस तरीके से कर दूं, या मैं थोड़ा इंस्टेड ऑफ दिस आई कर्व इट लाइक दिस, या मैं दोनों साइड को कर्व कर लूं ऐसे करके, ठीक है। दैट इज एक्चुअली गिवन हियर कि मेरा जो ग्रूव वेल्डिंग है उसमें पार्ट्स कैसे अरेंज है, क्या वो फ्लैट है या वो वी शेप में ग्रूव बना हुआ है, या एक साइड फ्लैट है, एक साइड में मैंने उसको बेवल कर दिया है, या दोनों को राउंड किया हुआ है, सिर्फ एक को राउंड किया हुआ है। दैट इंफॉर्मेशन इज। उसके बाद इट इज पॉसिबल कि आप उनके बॉटम को ना, इट इज पॉसिबल कि आप ऐसे करें कि बॉटम आपस में मिले हुए, या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बॉटम्स आपस में ना मिले हो, गैप हो जाए। So this thing is the root diameter which is written here. This is root opening जो है ना आपकी root opening है जो यहाँ पे लिखी है। तो अगर आप इतनी डिटेल्स में हम एक सिंबल बना रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने वेल्डिंग का जो भी वेल्डर है उसको आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैसे वेल्डिंग करो। तो आप उसको इतना भी बता रहे हैं कि दोनों पार्ट्स के बीच में आपने ओपनिंग कितनी छोड़नी है। अगर कोई यहाँ पे लेट से रूट ओपनिंग नहीं दी हुई तो आप इनको साथ मिला के रखें, अगर रूट ओपनिंग दी हुई है तो देयर विल बी अ गैप है। ग्रूव एंगल इज दिस एंगल है कि इसमें आपने कितना एंगल दिया, ठीक है। तो सेट है सर। ठीक है, एक तो ये और इन्फॉर्मेशन। सर ये फिनिशिंग सैंपल का भी सर रिपीट कर दीजिएगा सर। फिनिशिंग सिंबल ये होता है कि आपके पास जब भी वेल्ड कंप्लीट हो जाता है, तो लेट से कि मैंने आप दो पार्ट से ऐसे उनमें मैंने यहाँ पे वेल्डिंग की। इन रियलिटी वेल्डिंग जो होगी ना, वेल्डिंग यूनिफॉर्म नहीं होगी, कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो देयर विल बी सर्फेसेस व्हिच आर अनइवन। तो समटाइम्स, ओनली समटाइम्स, व्हाट द इंटेंडेड इंटेंशन इज, हम चाहते हैं कि हम उसको थोड़ा स्मूथ कर दें बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ एस्थेटिक्स और एनीथिंग, ठीक है। हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा फ्लैट कर दें, थोड़ा स्ट्रेटन कर दें। उसके लिए हमें ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, इस टाइप के काम करने पड़ते हैं, बफिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो भी ऑपरेशन आपने फिलेट, जो आपने फिलेट या फिर ग्रूव वेल्डिंग, व्हाटएवर टाइप ऑफ वेल्डिंग इज देयर, अपने वेल्ड को अगर फिनिश करने के लिए किसी किस्म का ऑपरेशन करना है सरफेसिंग का, कि आप उसको लेट से मैं उसको सिर्फ ग्राइंड ऑफ करना चाह रहा हूँ, तो उसका सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ होगा, और दैट विल बी जस्ट बी एन अल्फाबेट जो कि ये शो कर रहा होगा कि वो फिनिशिंग सिंबल्स का टेबल होता है, उधर से पिक कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इन्फॉर्मेशन, ये आफ्टर वेल्डिंग का है कि मतलब कि वेल्डर को वंस ही इज कंप्लीटेड वेल्डिंग, व्हाट ऑपरेशन ही नीड्स टू डू आफ्टर द वेल्डिंग इज कंप्लीटेड, वो इंफॉर्मेशन सही। उसके बाद सही है फिर सर। आपकी जो चीज है वो ये वाली, जो ये वाली साइड है, साइड्स एंड अदर साइड्स, ये वाली इंफॉर्मेशन समझ में आई है? यू गेट? यस सर। तो अगर ठीक है, गुड है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ इफ समबडी डजंट गेट इट। तो इफ आई डू समथिंग लाइक दिस एंड आई से कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आपकी एरो जिस साइड पे फोल्ड हो रहा है ना, तो लेट्स से मेरा एरो डाउनवर्ड फोल्ड हो रहा है, तो दिस साइड है, दिस इज एरो साइड एंड दिस इज द अदर साइड। तो अगर मैं कोई चीज यहाँ पे बनाता हूँ, तो लेट्स से कि मैं ये नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जिस साइड पे एरो पॉइंट कर रहा है उस साइड पे वेल्डिंग कर दीजिए, ठीक है। अगर मैं ये नहीं करता, इंस्टेड मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसका मतलब ये है कि इसके ऑपोजिट साइड पे वेल्डिंग कर दीजिए। तो दिस इज व्हाट दिस इंफॉर्मेशन इज। एल एंड सर पी। बोथ साइड पे होगा तो वो बोथ साइड पे जो है ना वो वेल्डिंग होगी। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि लेट्स से कि इट इज़ पॉसिबल कि मैं इंस्टेड ऑफ कंप्लीट वेल्डिंग में बोलूँ कि मुझे सिर्फ कि लेट्स से कि ये पूरी जो लेंथ है, लेट्स से दिस इज 100 mm, मैं बोलूँ कि मुझे 10, बल्कि मुझे लेट मी जस्ट नॉट डू दिस हियर, ये मैं फिगर खराब कर दूंगा। लेट मी ओपन दिस, लेट मी, तो इट इज पॉसिबल कि मैं
यहाँ पे लिख दूं कि आई नीड समथिंग लाइक दिस। अगर मैं ये बोलूंगा ना, इसका मतलब ये होगा कि 25 mm के 4 सेगमेंट्स यहाँ पे बना लीजिए और चारों सेगमेंट्स के अंदर आप 10-10 mm की वेल्डिंग कर लीजिए। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम कंप्लीट वेल्डिंग, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी नहीं होती। इट इज पॉसिबल कि मेरा वेल्डिंग सिंबल जस्ट जो हो, मेरा वेल्डिंग सिंबल सिंपली ये मेरा वेल्डिंग सिंबल। इसका मतलब क्या है कि मेरे वेल्डिंग का साइज जो है वो 5 mm होगा, ठीक है। वेल्ड का साइज जो होता है ना, फिलेट वेल्ड का, फिलेट वेल्ड अगर मैं कर रहा हूँ, फिलेट वेल्ड की जनरल शेप ये होती है, ठीक है। दिस इज हाउ वी वेल्ड इट। तो एक ट्राइंगल की जो एक साइड होती है, इसकी लेंथ जो होती है ना, दिस इज दिस साइज दैट इज गिवन, सही है, ये साइज की बात हो रही है। अच्छा, इट इज पॉसिबल मैं सिर्फ और सिर्फ अपना वेल्डिंग सिंबल और उसके साथ में लेंथ स्पेसिफाई करूं। इस केस में लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी कंप्लीट, जितना बड़ा वहां पे अवेलेबल स्पेस है सब पे वेल्डिंग हो रही है, ठीक है। अगर मैं कोई चीज स्पेसिफाई कर रहा हूं, देन वी नीड टू रीड इट। अगर कोई चीज नहीं स्पेसिफाई कर रहा है, इसका मतलब है उसकी जरूरत नहीं है, सिंपल वेल्डिंग हो रही है, ठीक है। अगर मैं लेंथ और पिच स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कंप्लीट वेल्डिंग होगी। अगर मैंने सिर्फ लेंथ स्पेसिफाई कर दी, आई से के 5, और यहाँ पे मैं लिख दूं लेट्स से 50, इधर ही वेल्डिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑल्दो दिस इज 100 mm लॉन्ग, मैं सिर्फ इसके सेंटर में 50 mm की वेल्डिंग करना चाह रहा हूँ। अगर सिर्फ साइज लिखा होता है, इसका मतलब है सेंटर में आप उतना साइज की वेल्डिंग कर देते हैं। तो सब जगह पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है। अगर मैं ऑल अराउंड कह रहा हूँ, उसका मतलब है कि अगर मैं इस वाले पे बोलता हूँ ना, लेट्स से कि मैं इस पे बोलता हूँ समथिंग लाइक दिस, और मैं यहाँ पे ये ऑल अराउंड का सिंबल बना देता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ना, ये वाला ज्वाइंट, इन दोनों पार्ट्स के बीच का जो ज्वाइंट है, ये जितना भी है सब जगह वेल्डिंग होगी, चारों तरफ वेल्डिंग है, इसका ये मतलब है। तो इफ आई जस्ट ड्रॉ दिस स्मॉल सर्कल फॉर दिस पर्टिकुलर केस, इन दोनों पार्ट का जो इंटरफेस फॉर्म हो रहा है, उस पूरे इंटरफेस के ऊपर वेल्डिंग होगी। दिस इज व्हाट इट इज। तो आप बहुत सिंपल तरीके से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वेल्डिंग सिंबल्स आर। और कुछ इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछो सर। जी सर, पिछला सेशन जो रिकॉर्डेड है ना सर, वो अपलोड कर दीजिए। हाँ यार, असल में मेरा जो है हुआ ये है कि मेरा इंटरनेट ख़राब हो गया था, तो मैं 4G पे कर रहा हूँ। मैंने 4G पे लेक्चर्स भी अपलोड किए अपने, बट मैंने तो बचाने के चक्कर में अपना 4G मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। होपफुली इंटरनेट अब वो ब्रेक ख़त्म हो गई आशुरा की, तो अब होपफुली इंटरनेट आज ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता ना आज, तो फिर मैं 4G पे अपलोड कर दूँगा। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो आज ही इंशाल्लाह शाम तक आई एम गोइंग टू अपलोड दैट लेक्चर। इन दोनों को इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं आज ही अपलोड करूँ। सही, पिछले वाले को भी और करंट को। अपलोड अभी तक इसीलिए नहीं, क्योंकि मेरा जो ब्रॉडबैंड है वो ख़राब हुआ हुआ, दैट वाज द रीज़न। मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दिए थे, बट दैट आई डिड इट। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू। ठीक है, नो सर, थैंक यू। सही है। तो अटेंडेंस आप लोगों ने लिख दी है, अटेंडेंस लिख दीजिए। अगर नहीं लिखी किसी ने तो आई एम गोइंग टू कीप दिस सेशन ओपन फॉर अ मिनट। अगर अटेंडेंस मिसिंग है तो लिख दो, अदरवाइज यू आर फ्री टू लीव।